लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे आए हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति वाला चैप्टर हम कर रहे थे, जिसमें लास्ट हमने किसके बारे में बात करी थी? रोलिंग, है ना। रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि शौर्य भारत की जो बुक्स हैं अब आप उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे आप उनको मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो प्लीज़ आप बुक्स को ऑर्डर करें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर। और रोटेशनल मोशन की जब हम बात करें तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे रोलिंग की। थोड़ा सा फटाफट लेते हैं कि रिव्यू लेते हैं लास्ट हमने क्या किया था। ओके, तो लास्ट हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे रोलिंग। क्या कर रहे थे? रोलिंग। और रोलिंग जब भी होती है तो कोई चीज़ जो होती है वो लीनियर मोशन भी करती है और रोटेशनल मोशन भी करती है, ठीक है। और जब भी कोई चीज़ रोल करती है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, वो दोनों एनर्जी से मिलके बनती है। कौन कौन सी? लीनियर प्लस रोटेशनल, ठीक है। लीनियर होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पर एम क्या है? इस बॉडी का मास है जो रोल कर रही है, प्लस रोटेशनल में आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ आई क्या है? उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सा केस है ये? जब एक्सिस कहाँ से पास होती है? सेंटर से और परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना। जब आपकी एक्सिस ये, जैसे आपको पेन दिख रहा है, ये एक्सिस है, तो जब भी कुछ रोल करती है तो एक्सिस हमेशा यही रहती है। तो ये सेंटर और परपेंडिकुलर वाला केस है। तो आई हमें कौन सा लेना है? ये वाला केस वाला लेना है। और हर बॉडी का आई अलग अलग होता है और हर का हमें फर्स्ट वाला केस लेना है। तो फटाफट रिवाइज करते हैं। रिंग का कौन सा लेना है? आई। रिंग का आई लेना है हमें एम आर स्क्वायर। डिस्क का आई कितना लेना है? एम आर स्क्वायर बाय 2। फिर उसके बाद आता है होलोस्फेयर, तो इसके लिए क्या लेना है? 2/3 एम आर स्क्वायर। और सॉलिड स्फेयर के लिए, तो ये सारी चीज़ हम कर चुके हैं। तो यहाँ जो आपको आई दिख रहा है, इस आई की जगह वैल्यू इनकी रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वो शेप कौन सी रोल कर रही है, ठीक है। फिर हमने इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व भी किया था। अगर आप करो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ तक भी करोगे तो समझ में आपको आ ही जाएगा, ठीक है। कई बार उसको के की टर्म में लिख देते हैं। के क्या होता है? अंडर रूट आई बाई एम, वेयर आई इज वॉट? के इज वॉट? रेडियस ऑफ जायरेशन, है ना, घूर्णन त्रिज्या। आई आपका ये रहा, जो भी आई डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, उसमें से एम को हटा दो और नंबर का रूट कर दो। तो आप चाहो तो इस आई की जगह के भी लिख सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप इसको कितना फर्दर लेके जाना चाह सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया था? चले आगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था अलग अलग शेप्स की काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो मैं डायरेक्ट अब आपको बताना चाहता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट। अच्छा, हमने अभी टोटल 4 शेप्स पढ़ी थी जो रोल करती है, ठीक है। बट 2 शेप ऐसी है जो हमने आई जिसका निकाला नहीं है, बट हम रोलिंग के अंदर वो पढ़ते हैं। एक चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर पता है ना सबको? बेलन आकार जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि एक पाइप है, पाइप को जब मैं इधर से और इधर से काट दूं, कुछ उसकी मैं लेंथ ले लूं, तो दैट इज कॉल्ड सिलेंडर, है ना। तो मुझे बताओ, अगर सिलेंडर को ऐसे मैं लाई डाउन करवा दूं, लेटा दूं, तो क्या ये रोल करेगा? बिल्कुल, इसको हम ऐसे रोल कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप इसको सामने से देखेंगे आपको एक सर्कल दिखेगा, बट ये जो सिलेंडर है ये भी रोल कर सकता है, ठीक है। सिलेंडर भी रोलिंग कैपेसिटी रखता है। तो अभी अब तक हमने जो 4 शेप पढ़ी थी उसके अलावा हम सिलेंडर भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और ये सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा किसका और इसका केस सेम है, ठीक है। तो 2 तरीके के सिलेंडर होते हैं। सॉलिड सिलेंडर, इसको क्या हो गया, ठीक है। एक तो होता है आपका सॉलिड सिलेंडर और एक होता है होलो सिलेंडर। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो केस याद कैसे रखना है। व्हाट इज होलो सिलेंडर? खोखला, है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था जो पाइप होता है, ठीक है। अगर इस पाइप को मैं प्रेस करूंगा, अगर मैं दबाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगी, सही है ना। अगर आप एक होलो सिलेंडर को प्रेस करते हैं तो वो क्या बन जाएगी? रिंग। अगर मैं एक सॉलिड सिलेंडर को प्रेस करता हूं जो अंदर से पूरी फिल है, जब मैं उसको प्रेस करूंगा तो वो क्या बन जाएगी? डिस्क। तो ये आपका, आप कह सकते हो, इंडिकेटर है कि मुझे याद कैसे रखना है। तो होलोस्फेयर वाला जो केस, सॉरी होलो सिलेंडर वाला जो केस है वो किसके सिमिलर है? रिंग के। और सॉलिड सिलेंडर वाला किसके सिमिलर है? डिस्क के। क्लियर है? तो जो भी मैं रिंग के लिए बोलूंगा और डिस्क के लिए बोलूंगा
ऑटोमेटिकली वो इन दोनों सिलेंडर्स के लिए भी हो जाएगी, ठीक है। फिर लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, इन सबकी एनर्जीज निकाली थी, ठीक है। चलो फटाफट मुझे बताओ एनर्जीज क्या क्या आई थी। सबसे पहले मुझे बताओ रिंग की क्या आई थी। रिंग का हमने टोटल एनर्जी कैसे निकाला था, वही हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना लेना इसका, एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ओमेगा की जगह क्या लिख देते हैं, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, v बाय आर। यहाँ रखेंगे तो आप देखेंगे कितना बन जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ये सॉरी ओमेगा है तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये देखिए हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो ऐसे हमने सभी की क्या निकाली थी, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाली थी। अब मुझे आप फटाफट बताओ क्या क्या आई थी, ठीक है। अच्छा रिंग की ये है तो इसकी सिमिलर किसकी होगी, होलो सिलेंडर। तो ये कंफ्यूज मत होना कि होलो सिलेंडर अलग से कैसे हम करेंगे। तो होलो सिलेंडर की भी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, एम वी स्क्वायर। अच्छा एक और चीज हमने यहाँ पर क्या देखी थी, ये तो हमारी कौन सी एनर्जी है, टोटल यानी कि जो रोलिंग के अंदर होती है। बट क्वेश्चन कैसे आता है, परसेंटेज में, कि इस टोटल में कितने परसेंटेज लीनियर है और कितने परसेंट, तो कितने होती है 50-50% होती है। यानी कि 50% जिसमें तो क्या है लीनियर है और 50% आपकी रोटेशनल है। क्लियर है। तो आपको आखिरी में हम एक टेबल बना लेंगे, टेबल से आप इसको याद कर लेना। और ये सेम किसके लिए जाएगा, तो एज सच कुछ नया चीज नहीं है, रिंग का जो भी हमने केस पढ़ा है वो ऑटोमेटिकली इसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट ये बताओ डिस्क, इसके साथ कौन आएगा, बिल्कुल सॉलिड सिलेंडर। तो इन दोनों का सेम केस है। बताओ सॉलिड सिलेंडर का कितना आया था टोटल। अब मैं सबका निकालूंगा नहीं, आप मुझे फटाफट निकाल के बता देना जिसने नहीं निकाला है। बाकी पुरानी क्लास में मैंने बताया था निकाल के, कितना आया था ये एम आर नहीं, कितना आया था देखो निकाल लो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम सॉरी आई कितना होता है इसका, एम आर स्क्वायर बाय सॉरी लिखाया था ना, अभी मिल नहीं रहा क्या, कितना आया था देखो। यहाँ पर कितना रखेंगे अपन, बेसिकली यहाँ पर आई किसका आएगा, डिस्क का। डिस्क का कितना होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 और ओमेगा की जगह वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप, तो कितना आ रहा है 3/4। सो दिस इज फॉर डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर। अच्छा कितने कितने परसेंट था, अच्छा डिस्क का आई थिंक आया था 66.6 और 33.3। तो इसके अंदर 66 कौन सी होती है, लीनियर होती है, और बची 33.3% रोटेशनल होती है। ये अगर 100% है तो इस 100% में से इतनी तो लीनियर होती है और इतनी आपकी रोटेशनल यानी कि घूर्णन होती है। अब ये दोनों के लिए है, ठोस बेलनाकार और डिस्क यानी कि चकती, ठीक है। चलिए थर्ड पे आते हैं, इससे मैंने करवा दिया था लास्ट क्लास में। ओके थर्ड बताओ, होलोस्फेयर, खोखला गोला, प्लास्टिक की बॉल जो होती है ना, बताओ कितना आया था इसका, सब निकाले थे अभी कहाँ देख रहे हो, कितना आया था, या इसका निकाल के बताऊं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना होता है इसका 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया तो ये कितना हो गया, तो ये नहीं चल रहा आज, तो फाइनल होता है, फाइनल कितना आ रहा है 5/6 एम वी स्क्वायर। सो दिस इज योर 100%। अब इसमें बताओ लीनियर कितनी होती है और रोटेशनल कितनी होती है, निकाली थी अपन ने 40 और 60 कितनी होती है 40 और 60। तो 40% क्या होती है इसमें काइनेटिक लीनियर, और वो नहीं रोटेशनल होती है 40 और 60 होती है आपकी लीनियर। तो इसको ऐसे लिख लो 60% होती है इसमें लीनियर और 40% होती है। अच्छा ये हमने कैसे निकाली थी, मैंने उस दिन बताया था है ना, क्योंकि ये हमारा अगर 100% है, इसमें से हाफ कितना होगा वो इसका इतना परसेंटेज आपको निकालना है, ये मैंने आपको करके बताया था। चलिए लास्ट बताओ, लास्ट क्या था, सॉलिड स्फेयर, ठीक है, ठोस गोला। अच्छा इसका आई कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर था, आई होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2/5
mr स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना आ रहा है? 7/10। अच्छा, इसमें भी हमने निकाला था तो मैंने आपको अप्रॉक्स बताया था, तो 72% आप कर लेना लीनियर और बची 28% होती है रोटेशनल। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर वो डायरेक्ट ये परसेंटेज पे आता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि अगर एक सॉलिड स्फीयर रोल करता है तो उसके अंदर टोटल की कितने परसेंटेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है और उसकी या फिर रोटेशनल कितनी होती है, या फिर आपसे क्या पूछ लेंगे टोटल होती कितनी है। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आएगा? रेशियो वाला। हमें सबकी काइनेटिक एनर्जी पता है, टोटल, है ना। अगर आपसे बोल दे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग एंड डिस्क, तो रिंग की मैंने निकाली थी, डिस्क की मैंने निकाली, दोनों को डिवाइड कर दो। तो आप एक चीज नोट करोगे, mv स्क्वायर तो सब में आ रहा है, तो सबके नंबर्स याद कर लो। रिंग का कितना आया था? 1 नंबर देख लो ना, mv स्क्वायर तो सब में कॉमन है। रिंग के साथ कौन आता है? होलो सिलेंडर। फिर सेकंड आया था डिस्क, नंबर देख लो 3/4। फिर आता है होलो स्फेयर 5/6 और सॉलिड स्फेयर आया था 7/10। तो आप इन नंबर्स को कंपेयर भी कर सकते हो। अब इनके रेशियोज आप निकाल सकते हो इजीली। अगर मैं आपको रिंग और डिस्क का बोल दूं तो इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, यानी कि 4:3। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी इसमें से बन सकते हैं। तो हर एक पॉसिबल हम इसमें समझ रहे हैं, बट ये ध्यान रखना कि आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे जिसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हमेशा क्वेश्चन कैसे आते हैं? रिलेशन वाले, रेशियो कितने टाइम्स है, कितने परसेंटेज है, तो ये मैंने आपको परसेंटेज में भी बता दिया। तो इसके बाद आप क्या करेंगे? एक फाइनल लिस्ट बनाएंगे, खुद से करना है। ठीक है, नीचे आप जगह छोड़ देना। फाइनल लिस्ट बनाएंगे, उसमें यहाँ पर लिखेंगे शेप, ये आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा टोटल एनर्जी, यहाँ पर आ जाएगी काइनेटिक लीनियर और यहाँ आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। यहाँ आपको परसेंटेज में लिखना है चारों का। ठीक है, टोटल भी लिखनी है और सारी शेप्स लिखनी है। ये आपका होमवर्क है। जो भी मैंने भी आपको लिखवाए हैं अलग अलग में, इसको आपको एक टेबल में क्या करना है? फॉर्मुलेट करना है। क्लियर है सभी को? कल मैं पूछूंगा इस पर, वैसे तो कल पेपर भी है इसका। चलें आगे, क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया रोलिंग ऑफ बॉडीज, उनकी काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब हम इनको एक इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करवाते हैं, किस पे करवाते हैं? अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन हिंदी में बोलते हैं नत तल। क्या बोलते हैं? जो इस तरीके का होता है। अगर मैं यहाँ पर किसी सर्कुलर चीज को रोल करवाता हूँ तो उसमें भी ये सारी शेप्स आएंगी। अब क्वेश्चन इसमें कैसे आता है, मैं पहले आपको फिल्म का क्लाइमेक्स बता देता हूँ कि एंड में क्या होने वाला है, क्योंकि हमें पहले स्टोरी बाद में देखेंगे क्या है। एंड रिजल्ट क्या चाहिए हमें कि सबसे पहले नीचे कौन आएगा। अगर मैं सारी शेप्स को एक साथ रोल करवाता हूँ, सबका मास सेम है, सबकी रेडियस सेम है ना, सबका शेप सेम है और सबका द्रव्यमान सेम है और सब को एक साथ मैंने छोड़ा, तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसका वेग सबसे ज़्यादा होगा, या ऐसे पूछ सकते हैं, या किसको समय ज़्यादा लगेगा। तो ये तीनों एक ही चीज़ है। बात समझ में आ रही है? अब आपको वो कैसे कंफ्यूज करते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, कौन चौथे नंबर पे आएगा, कौन दूसरे नंबर पे आएगा। तो अब ये तो हो गया आपका फाइनल जो इसका रिजल्ट है। अब बात आता है यहाँ तक पहुँचना कैसे है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ तक पहुँचना कैसे। अब जब ये हम पढ़ते हैं ना, तो इसको मैं एक तरीके से याद करवाता हूँ, जो कि होता है पिछला भी इसके साथ इंक्लूड करते चले। ऑल्दो हमें यहाँ पर रोलिंग की बात करनी है, बट हम पिछले वाले सारे केसेस को लेके चलेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ताकि हम उससे क्या करते हैं, एक से एक को लिंक करते हैं, ताकि हमें ये वाला आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगा लेना, रोलिंग ऑफ बॉडीज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। हिंदी में लिख लेना, वस्तुओं का लुढ़कना नत तल पे। नत तल होता है हमारा इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तीन हिस्सों में कैसे डिवाइड करते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर मोशन, फिर आएगा इंक्लाइंड मोशन, फिर आएगा रोलिंग वाला इंक्लाइंड मोशन। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि हम इसको 3 हिस्सों में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है इधर सिंपल सा लीनियर मोशन। कौन सा मोशन? लीनियर। मैं ये कह रहा हूँ ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक से एक स्टेप याद करने का तरीका बताऊंगा। दूसरा आता है इंक्लाइंड प्लेन, जब नॉर्मल कोई चीज रोल नहीं करती है, सिर्फ स्लिप हो रही है इंक्लाइंड प्लेन पे, तब। और यहाँ पर आ जाएगा रोलिंग विद इंक्लाइंड। ठीक है, इनमें क्या हमने इंक्लूड कर दिया?
रोलिंग के साथ इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। अब पहले आते हैं लीनियर पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी मैं किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की ओर फेंकता हूँ, सुनना, छोड़ता हूँ, समझ लो यहाँ से एक वस्तु को मैंने नीचे की तरफ फेंका और ये हाइट कितनी है, h है, तो बताओ यहाँ पर मोशन की इक्वेशन से हम बताते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है। ऊपर तो 0 होता है ना, ऊपर तो हम इसको क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप छोड़ते हैं, तो v किसके बराबर होता है, अंडर रूट 2gh। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, नथिंग न्यू। बात समझ में आ रही है। जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे तक फेंकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एंड स्टोरी में 3 चीजें के बारे में बात करनी है। कौन सी चीज पहले आएगी, उसके लिए उसका वेग कितना है, उसका एक्सेलरेशन कितना है और उसको टाइम कितना लगेगा, तो वो 3 चीजें ही मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा। तो पहले मैंने किसको डिफाइन कर दिया, जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है नॉर्मल लीनियर मोशन में, तो v कितना होता है। अब इसको हम इंक्लाइंड में देखते हैं, ठीक है। यही फर्स्ट केस अब हमने क्या किया, इंक्लाइंड में कर दिया, तो ये आपको वहां पर भी याद करने के लिए काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ कोई वस्तु जो है वो नीचे की तरफ फिसल रही है, रोल नहीं कर रही है, क्या कर रही है, फिसल रही है। अब इस केस में नई चीज क्या आ गई है, अच्छा यहाँ पर h क्या है, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, किसकी हाइट कितनी है, वो देख लेते हैं आपके इसमें है, ठीक है। ग्राउंड से हाइट बताओ कितनी है, h है। अब देखो जब भी ये स्लिपिंग होती है, यानी कि जब ये स्लिप होता है, फिसलता है, नीचे आता है, तो ये फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है। किसमें चेंज नहीं आता, इसमें। तो ये v अभी भी उतना उतना ही रहता है, ये हो जाता है 2gh। बस फर्क यहाँ पर ये होता है कि h यहाँ पर ये वाली हाइट है, ये वाला नहीं है। ग्राउंड से ये कितना इंक्लाइंड ऊपर है, तो वो ये h होता है। तो हमने क्या चीज़ समझी कि पहले केस में कोई अंतर नहीं होता इसमें और इसमें, बट जब हम रोलिंग पढ़ते हैं, हाँ नहीं इसमें नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता। अब देखो टाइम पे पढ़ता है और उस पर पढ़ेगा ए पे, वो बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर थीटा का फर्क पड़ता है, ठीक है। ये हाइट कितनी है, h है। अभी मैं इस पर सबसे बाद में आऊँगा, बिकॉज पहले हम ये 2 केस समझेंगे, क्योंकि वहाँ एक नई चीज़ हम करने वाले इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो हमारी पहली चीज़ किसके लिए हो गई, वेलोसिटी के लिए। सेकंड होता है एक्सेलरेशन, है ना, सेकंड होता है एक्सेलरेशन। अच्छा, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, g। दैट इज वेरी सिंपल। यहाँ पर आ जाओ, ये केस हमने किया था, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो उसका a कितना होता है, g sin थीटा, याद है, निकाला था हमने। तो ये कितना होता है, अभी उसका भी हम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड आ जाओ, टाइम पीरियड। जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है, h हाइट से नीचे आ रही है, तो टाइम पीरियड कितना होता है। मोशन की इक्वेशन बताओ कौन सी लगेगी इसमें, वैसे तो मुझे डायरेक्ट पता है, ये अंडर रूट 2h/g होगा, होता है। ये मोशन की इक्वेशन से निकाला है, कौन सी इक्वेशन से निकाला है, सेकंड, ठीक है। सेकंड से निकाल सकते हो, थर्ड से निकाल सकते हो, आपके ऊपर है। बट पॉइंट ये है कि यहाँ से हमें क्या देखना है, ऊपर से जब किसी चीज़ को मैं नीचे की तरफ अगर आ रही है तो उसको टाइम कितना लगता है, 2h/g, सही है। ये कैसे है, समझ में आया ना। देखो ऊपर का u कितना है, 0, v को हमें लेना ही नहीं है, कौन सी इक्वेशन काम में लूंगा, सेकंड वाली, क्या है, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut 0 हो गया, हाफ gt स्क्वायर, वहाँ यहाँ पर क्या है, h है, तो h वहाँ रहेगा, समझ में आ गया ना सभी को। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 2 अंडर रूट 2h/g। तो ये हमारा तीसरा केस हो गया जब लीनियर मोशन होता है। तो आप इसको लीनियर में भी काम ले सकते हैं, एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 2h/g। अब यहाँ पर हमने, वहाँ तो वैसे निकाला नहीं था, अब याद कर लेना रिलेशन से। अब यहाँ पर भी लगभग ये सेम रहता है, बस एक नई चीज़ क्या आ जाती है, साइन थीटा। क्या आ जाती है, साइन थीटा। तो यहाँ पर t ध्यान रखना, बस यहाँ पर ये फर्क आएगा कि आप 1/sin थीटा करेंगे और ये सेम रहेगा, क्या, 2h/g। देखो अभी हमें कोई भी डेरिवेशन नहीं करना है, हमारे पास अभी टाइम इतना नहीं है कि हम एक एक डेरिवेशन करें, तो जितना पॉसिबल होगा हम कंपेयर करके चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये अगर आपको याद हो गया तो यहाँ सिर्फ क्या करना है, 1/sin थीटा। जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे तक आती है, अगर उसको t टाइम लगता है तो वो कैसे निकालोगे, एक तो ये कितना इंक्लाइंड है, उसकी हाइट कितनी है सरफेस से, और g तो सभी को पता है कितना होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, किसमें, रोलिंग में। तो रोलिंग में एक चीज तो फिक्स है कि ये सारे फॉर्मूले ही आएंगे, कौन से वाले, क्योंकि इनसे हमने ये डिराइव किए।
अब इनसे हम ये डिराइव करेंगे। बस यहाँ पर एक नई चीज आती है जिसको हम एक नया नाम बोलते हैं बीटा। अब आप बीटा का मतलब यहाँ पर ये कि जब भी कोई चीज रोल करती है तो एक नया फैक्टर आता है आई। क्या आता है? आई। तो आई वाली चीज को हम एक किस तरीके से मैनेज करते हैं तो वो समझना। यहाँ पर एक हम नई चीज निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं बीटा। अब ऐसा बीटा कोई क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं, बीटा हमने अपने मर्जी से बना दिया। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं मेरे पास एक इक्वेशन है, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं इस जेड वाई स्क्वायर को बीटा बोल रहा हूं, तो क्या ये बीटा कोई क्वांटिटी है क्या? नहीं, मैंने ग्रुप करके उसको बीटा बोल दिया, आप उसको अल्फा बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनना, तो यहाँ पर एक हम नई चीज क्या लेते हैं बीटा, पर बीटा असल में क्या है वो डिफाइन करना जरूरी है। तो जो बीटा होता है वो होता है 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। कितना होता है? बस ये आपको याद करना है। अच्छा 1 प्लस यहाँ पर वैसे है, ठीक है, इसके मतलब ऐड में नहीं है, एलसीएम में आएगा वो, ठीक है, 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पर सुनना मेरा, हर शेप का बीटा अलग अलग होगा। अब मेरी बात सुनना, हर शेप का बीटा क्या होगा? अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर का आई कौन सा है? अलग अलग है। आई कौन सा लेना? जो भी मैंने आपको सब शेप्स का बताया था। कौन सा? रोलिंग के जो केस में एक सबका होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब मेरी बात सुनना, ये नया जो बीटा फैक्टर है ये अब इन सब के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। किसके अंदर होगा? इन सब फॉर्मूले के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। पहला फॉर्मूला आएगा v का। अच्छा पहले मुझे नॉर्मल सी एक चीज बताओ कि जब भी कोई चीज, अच्छा इसको बाद में अपन देखेंगे, यहां से समझाऊंगा मैं। अब ये बस ध्यान रखो, ये कितना आ गया 2gh और अपॉन में आ जाएगा बीटा। कितना आ जाएगा? बीटा। चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे ध्यान रखना कि इसके नीचे आएगा, इसको पूरा ऐसे कर दो, कंफ्यूज हो जाए। तो मैंने इसी को आगे कंटिन्यू किया है, बस नीचे क्या कर दिया है? बीटा। सेकंड चीज देखो, ए का फॉर्मूला क्या है? जी साइन थीटा, और इसको भी डिवाइड कर दो बीटा से। तो याद कैसे रखना है कि v और a के अंदर बीटा को क्या करना है? डिवाइड करना है, बट टाइम के अंदर बीटा को मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि आप खुद देखो ना, अगर कोई चीज तेज चलती है तो उसका टाइम पीरियड कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। और अगर कोई चीज स्लो चल रही है तो टाइम पीरियड ज्यादा होता है, इसलिए हम उसमें बीटा को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट 2h/g, और यहाँ पर आ जाएगा बीटा। बीटा रूट के अंदर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। बीटा कहाँ आएगा? रूट के अंदर, कुछ भी रूट से बाहर नहीं है। यहाँ पर भी रूट के अंदर है, यहाँ भी रूट के अंदर है, यहाँ तो रूट चलो है ही नहीं। यहाँ तक समझ में आया? देखो वापस याद करना, मैं फिर बता रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं कर सकते। यहाँ से हमने इसको डिराइव किया, यहाँ से हमने इसको डिराइव किया, बस एक नई चीज क्या आई? याद कैसे रखना है कि v और a के अंदर बीटा डिवाइड में जाता है और टाइम पीरियड में बीटा। अब आता है मेन खेल, जो मैंने आपको एंड स्टोरी क्या बताई थी, हमें निकालना क्या है? कौन पहले आएगा, कौन लेट आएगा। अब यहाँ से हमारा मेन खेल स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले एक बार आप यहाँ तक एक बार उतार लो, ताकि अब फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे, ठीक है। हाँ सेकंड केस जो है ना इंक्लाइन वाला, इसमें थीटा का इफेक्ट तो पड़ेगा v पे, इस पे कह रहे हैं? हाँ, थीटा दिया मैं नहीं होता, याद कर अपन निकालते थे वहाँ पे। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम नहीं लेते थे थीटा का रोल नहीं होता, हमें सिर्फ हाइट से मतलब है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं हमें निकालना है, हमें तो बस वेलोसिटी से मतलब है ना। ऊपर से जब नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड उस पर करता है, ठीक है। बस यहाँ ध्यान रखना, बीटा को मैंने डिफाइन कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। बीटा तो एक जस्ट मैंने अपने हिसाब से लिया, आप चाहो तो इसको अल्फा लो, कुछ भी लो। तो बेसिकली ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब मैं चाहता यहाँ पर ऐसे लिख देता 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, वो भी सही था, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है वो फॉर्मूला, इसलिए मैंने बीटा क्यों बनाया, क्योंकि बीटा को अगर हम यहाँ पर 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर रखता तो फॉर्मूला काफ़ी बड़ा हो जाता है ना। तो उसको हम बीटा को अलग से सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, ये बीटा जो है सब शेप्स का अलग अलग निकालना है। एक बार बीटा पता चल गया तो आप यहाँ ही से चीज़ों को बता सकते हो कि v किसका ज़्यादा है और v किसका कम है, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, रिंग का कौन है साथी? होलो सिलेंडर। तो रिंग लिखूं या फिर बात एक ही है, सॉरी सी। अच्छा कैसे निकालेंगे रिंग का बी?
बीटा आई कितना होता है रिंग का, mr², तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो बीटा एक संख्या है, एक नंबर है। अब समझ में आया? तो रिंग का कितना आया बीटा 2। आ जाओ अगले पे, डिस्क का साथी कौन है, सॉलिड सिलेंडर। अच्छा इसका निकालो, अच्छा mr²/2 और अपॉन mr², 1 + ½ यानी कि, अच्छा 3/2 को अगर मैं सॉल्व करूं 1.5 आ रहा है। ये मैं क्यों कर रहा हूं पॉइंट में, बिकॉज मुझे कंपेयर करने में इजी रहेगा, 2 बड़ा है कि 1.5 बड़ा, समझ में आ रहा है? चलो बाकी के निकालो एक बार। बाकी बचे हमारे होलोस्फेयर, कितना हो जाएगा 1 + 2/3, बेसिकली mr² में से कट जाएगा, तो 1 + 2/3 कितना होता है 5/3, कितना होता है, अच्छा 5/3 कितना होता है 1.6 होता है आई थिंक, है ना? 5/3 करोगे एग्जैक्ट बता देता हूँ, हाँ 1.66 समथिंग चलेगा, बट अपन इसको भी ले लेते हैं 1.6, ठीक है। फिर लास्ट आता है हमारा सॉलिड स्फेयर, तो 1 + 2/5 कितना हो जाएगा 7/5, कितना हो जाएगा, और 7/5 कितना होता है अप्रॉक्स 1.4 होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है, बट ज़्यादा नहीं होता, 7/5 करोगे तो 1.4 आएगा, एग्जैक्ट 1.4 आता है, ठीक है। तो कितना आ गया, बस। अब यहाँ से हमारा मेन है कि हमें सिर्फ बीटा पे ध्यान देना है। किस पे देना है? अभी देखो यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन वाली चीज़ नहीं है, सब चीज़ें रिलेशन से समझने वाली है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जिसका बीटा ज़्यादा उसका वेग क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी कम होगी? देखो यहाँ पर दोनों में ये किस में आ रहा है, तो जिसका बीटा सबसे ज़्यादा, अच्छा पहले बीटा का रिलेशन लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे ज़्यादा बीटा किसका है, रिंग का। फिर अब देखो 2, फिर सीधा आ जाओ 1.6 होलो स्फेयर, फिर कहाँ गया, हाँ ये 1.5 डिस्क। अच्छा ये जो जोड़ी है वो साथ साथ चलेगी, ठीक है, रिंग के साथ होलो सिलेंडर भी चलेगा, और इसके बाद आ जाएगा लास्ट सॉलिड स्फेयर, ठीक है। ये तो बीटा का रिलेशन हो गया। अब मेरे बात सुनना, यहाँ पर हमें निकालना है क्या, V की रिलेशन, A की रिलेशन और T की रिलेशन, ठीक है, ओके। जिसका बीटा ज्यादा उसका V कम, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा ना। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा V किसका होगा, सॉलिड स्फेयर, फिर डिस्क का, फिर और आखिरी में रिंग। तो देखो एक तो होता है कि हम अपने इंट्यूशन से बताते हैं कोई चीज़, हमें लगता है कि यार जब हम इनको फेंकेंगे तो सबसे पहले गोले नीचे आएंगे, ऐसा हमारा सोच है। सोच गलत नहीं है, अपन तुक्का लगाते हैं ना। हमें क्या लगता है जो बड़ी चीज़ है वो पहले नीचे आएगी, फिर सबसे एंड में रिंग आएगी, फिर उससे पहले डिस्क आएगी। ये हमारा क्या है, मानना है। हमें लगता है कि जो जितना भरा हुआ है वो सबसे पहले आएगा, बट असल में ऐसा नहीं हुआ है। क्या हुआ है, हमने देखा है कि जो सॉलिड चीज़ें हैं वो पहले आई हैं, नो मैटर व्हाट, कि वो 3D है कि 2D है, मतलब वो होलो मतलब अपना स्फेयर है कि डिस्क है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ें ठोस हैं वो पहले आएंगी और बाद में होलो आएंगी। तो आप चीज़ देख रहे हैं कि पहले अगर सॉलिड स्फेयर आ रहा है तो उसके बाद होलो स्फेयर नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, डिस्क आ रही है। और डिस्क का एक और कौन है भाई, सॉलिड सिलेंडर, तो वो इन्हीं के साथ में आएगा, ठीक है। और सबसे एंड में क्या आ रही है, रिंग। तभी तो देखो बीटा को इन्होंने डिवाइड में लगाया है, बात समझ में आ रही है। अब जो चीज़ V के साथ हुई है ऑटोमेटिकली A के साथ भी तो वही होगी, क्योंकि V और A तो एक चीज़ ही है भाई, एक ही घराने के हैं। तो बताओ A का भी सेम रहेगा, ये कौन सा हो जाएगा, होलोस्फेयर, और आखिरी में रिंग। बट टाइम के समय ये सब उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि टाइम के अंदर ये ऊपर कहाँ आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। अब समझ में आ रहा है। और वो ऑब्वियसली बात सही भी तो है, जो चीज़ तेज चलेगी। अच्छा ये T क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम। तो जो स्लो चलेगा उसका T ज़्यादा होगा, जो तेज चलेगा उसका T कम होगा। तो वापस ये जो बीटा का रिलेशन था वो T का रिलेशन बन जाएगा। बात समझ में आ गया, इसको उल्टा कर दो, बात वही है। तो टाइम पीरियड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, रिंग का, सबसे ज़्यादा होगा रिंग का, फिर होलोस्फेयर का, और फिर लास्ट, फटाफट लिख लो इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये हमारी फिल्म ख़त्म हो गई है। पहले फिल्म का मैंने आपको बताया था एंड क्या है, फिर बीच की स्टोरी बताई। हीरो कौन है इसमें,
अरे मैं कैसे हो गया बीटा, बीटा इज 0, बिना बीटा के कैसे बताते हैं ना। अब भले आपको मैं बोलूँ सेकंड नंबर पे कौन आएगा, थर्ड नंबर पे कौन आएगा, फोर्थ नंबर। अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इन सब शेप का मास सेम है और रेडियस सेम है। अदरवाइज अगर साइज आपने ऊपर नीचे कर दिए फिर ये कोई मतलब नहीं है। सबका साइज सेम है, सबका मास सेम है। अब ऐसा नहीं सब साथ साथ आएंगे भाई, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो अपन ने प्रूफ किया है तो बीटा के हिसाब से आप इसको कर सकते हो। अच्छा इन केस अगर उनका थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो जाता है और वो आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ लें तो भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ध्यान रखना बीटा सबका फिक्स है। फिर आपको क्वेश्चन में वो थीटा कितना दे रहा है, हाइट कितनी दे रहा है, वो तो आपको देगा ही, आप निकाल सकते हो, बट बहुत रेयर है। 99.9% ये कि न्यूमेरिकल नहीं आते। ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे जिसमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट रिलेशन से कैसे आप चीज़ को समझते हो। तो ये दो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग के अंदर, ये जस्ट इस स्टेप तक पहुंचने के लिए थी, ठीक है। आप चाहो डायरेक्टली स्किम करके स्टेप पे भी आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रोलिंग। बॉडी की जो रोलिंग होती है उसके सारे केस हमने कर लिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग, लीनियर, उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग क्या होती है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। चलें आगे, चलें आगे। ओके इसका रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है, अच्छे से। ओके लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ, और बहुत सिंपल है ये, बट इसमें भी दो चीज़ें बताऊंगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, बाकी इसको तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊं बट मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। चलो अभी है नहीं मेरे पास कुछ रोलिंग स्टूल और कुछ, करके बता देता आप में किसी को लेके, मैं नहीं है, ठीक है। अच्छा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हिंदी में क्या आएगा, कोणीय संवेग का संरक्षण। क्या लिखोगे, कोणीय संवेग का संरक्षण। अच्छा पहले मुझे बताओ कोणीय संवेग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फॉर्मूला बताओ फटाफट। कैसे याद रखना है, P इक्वल्स टू एम वी होता है, तो L किसके बराबर हो गया, I। ओके दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, इसको हम कोणीय संवेग कहते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि इसका संरक्षण क्या है, कंजर्वेशन क्या है। तो वापस चलो पीछे, हमने ये एक और नियम पहले वहां पर पढ़ा था, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण क्या होता है, इसमें तो पूरा कोलिजन पढ़ा है हमने, कुछ भी होने से पहले, होने के बाद टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का सेम रहता है ना। अब यहाँ पर मुझे बताओ कुछ भी होने से पहले, होने के बाद, यहाँ पर कौन से इवेंट की बात हो रही है। पूरा चैप्टर ही रोटेशनल है, घूमने वाली बातें हो रही हैं, तो यहाँ घूमने वाली बात ही हो रही है ना। तो घूमने से पहले और घूमने के बाद बॉडी का या उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व यानी कि नियत यानी कि कांस्टेंट। बट ये मोमेंटम अब लीनियर नहीं है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि इसका अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं तो क्या होगा। अब आपसे वहाँ डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट मैं इस पे आता हूँ पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये होता है कि जो L होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट यानी कि नियत। L क्या होता है, I ओमेगा, तो I ओमेगा कांस्टेंट, ठीक है। दैट मीन्स I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ओके अच्छा थोड़ा सा और इसको ओपन करते हैं। अच्छा I आप किसी का भी ले लो, डजंट मैटर, रिंग है, डिस्क है, नंबर को तो वैसे ही हटाना है क्योंकि ये साइन कैसा लगा हुआ है, प्रोपोर्शनल का। बचा सिर्फ mr स्क्वायर, mr स्क्वायर तो सब में ही होता है, तो इसको सीधा लिख दूँ mr स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू। अच्छा m भी लगभग हम कांस्टेंट ही मानते हैं, तो m को भी हटा देते हैं। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, ओमेगा की जगह में हमें पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा, तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, v बाय r। तो 1 अपॉन v अपॉन r करोगे तो r ऊपर चला जाएगा, r अपॉन v हो गया, सही है, और स्क्वायर आ जाएगा, नहीं स्क्वायर थोड़ी आएगा, ठीक है, r से r गया, तो r का रिलेशन v के साथ कैसा आया। ओके दिस इज अ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। अब इस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे थ्योरेटिकल, ज़्यादा कोई वैसे नहीं आएंगे साइंटिफिक क्वेश्चन, बट थ्योरेटिकल आएंगे। पहला क्वेश्चन, और ये आपने करा था 11 में बट आप सब भूल चुके हो। एक तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है कि रोलिंग टेबल वाला। कौन सा आता है, रोलिंग टेबल। एक टेबल है जो रोटेट कर सकता है ना, समझ लो यहाँ टेबल है जो रोटेट कर रहा है। अब इस रोटेटिंग टेबल पर एक आदमी है ना, वो खड़ा है, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है कि जब उसके हाथ बाहर थे और उसको घूम रहा था, ऑलरेडी घूम रहा था, और चलते घूमते समय उस अपने हाथों को नीचे कर लिया,
क्या कर लिया, नीचे कर लिया, तो उसकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो स्पीड उसकी बढ़ेगी कि कम होगी। तो बेसिकली ओमेगा को ही देखना है हमें। पहले लेट्स से उसका ओमेगा था टेबल और उसका पूरे सिस्टम का कितना था। अब जब उसने हाथों को अंदर कर लिया और कोई नया इंसान नहीं आया, ना ही कुछ और कुछ चीज़ यहाँ पर हुई है, यहाँ पर बस उसने अपने हाथों को नीचे किया है, तो क्या वो ओमेगा बदलेगा, हाँ या नहीं? बदलेगा, बदलेगा। अब सुनना, ये सब इसी से हो रहा है जो भी मैं बताऊंगा। अब लेट्स से उसका कितना हो गया, ओमेगा डैश, मतलब इस बंदे ने क्या किया, अपने हैंड्स को क्या कर लिया, अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। अब जब इसने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया तो यहाँ पर हुआ क्या, सुनना, मुझे बताओ कि ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बॉडी का देखो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये अपना आर हो गया। जब अपन आई निकालते हैं, आई इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर। आर क्या होती है, उस बॉडी की स्टार्टिंग से एंड की दूरी, मेनली हम वही देखते हैं बॉडी कितना वास्ट है ना। अच्छा, जब वो हैंड्स को नीचे करेगा आर कम होगा, आर कम होगा तो आई कम होगा, हर चीज का समझना। अब अगर आई कम होगा, बात समझ में आ गई, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बाकी लीनियर में देखोगे तो भी बढ़ जाएगी। मैं तो बात आपको घूमने की, टेबल की घूमने की बात बता रहा हूँ, तो ये दोनों लगभग सेम ही रिलेशन आपको देंगे। टाइम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी रिलेशन सेम है, आई का ओमेगा के साथ, आर का वी के साथ। आर यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वी उसका बढ़ रहा है, बट वी यहाँ पर क्या है, उसकी लीनियर वेलोसिटी है, हम तो उसकी रोटेशनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम ओमेगा को देख रहे हैं। बात समझ में आ गया। तो पहला केस यहाँ पर क्या हो गया, हैंड डाउन। हैंड डाउन के केस में स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, ओमेगा बढ़ेगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं सिर्फ थ्योरेटिकल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और दिस इज़, मतलब इस पे एक झूला मैंने देखा, आई डोंट नो आते कि नहीं आते, कई पार्क में से झूले होते हैं जिसमें कोई ऐसी मशीन नहीं लगी होती, बट उसकी स्पीड अगर आप चाहो तो लगातार बढ़ा सकते हो, और इतनी बढ़ जाती है फिर रोकना मुश्किल है उसको। ऑल्दो उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो, इट्स ऑल मैकेनिकल, मतलब हर चीज़ उसमें प्रैक्टिकली है। बस इसमें एक बार आप उसको अगर आपने घुमा दिया, फिर आप उसमें बस आगे पीछे होते रहो, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती, रुकती नहीं है। और अगर स्पीड रोकनी, फिर आपको थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। तो उस तरीके से वो झूला काम करता है, ठीक है। आ जाओ, सेकेंड केस क्या होगा इसका, हाथ अब ऑलरेडी नीचे थे उसके, ठीक है। अब वो हाथों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। पहले हाथ नीचे थे तो ओमेगा थी, अब उसके हाथ उसने ओपन कर दिए, तो जस्ट उसका रिवर्स हो गया, अब ओमेगा डैश हो गया। अब बताओ क्या होगा, अब आर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले नीचे थे, ऊपर कर लिया तो आर बढ़ गया, आर बढ़ गया तो ओमेगा, तो उसकी स्पीड डाउन होती है। क्या होती है, स्पीड डाउन। सो दिस इज द प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल एग्जांपल जो हम यहाँ पर समझते हैं। अब कई बार इसको कंफ्यूज करने के लिए आपने शायद, अब पता नहीं भूल गए होगा, एनसीईआरटी के अंदर एक फिगर भी है जिसमें एक लड़की स्केटिंग पहन के रोल वो घूम रही है, तो उसमें वो सेम चीज़ है, स्केटिंग करते करते वो घूम रही है ऐसे गोल गोल, उसमें अपने हाथों को, हैंड का मूवमेंट है वो चेंज कर रही है, तो उससे उसका चेंज क्या हो जाएगा, ओमेगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन इसे बनता है कि इस होल प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में किसका कंजर्वेशन हो रहा है, कौन सा मोमेंटम, हो गया ना। अगर आप ये चीज डिफाइन कर रहे हो तो ये किसकी वजह से आई है, कंजर्वेशन ऑफ। तो या तो पूछ लेंगे इस चीज के अंदर किसका कंजर्वेशन हो रहा है, या फिर इस चीज के अंदर पूछ लेंगे कि ओमेगा आर का क्या रिलेशन है, या स्पीड कब बढ़ेगी या स्पीड कब कम होगी। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो ये था अपना चैप्टर, कौन सा, रोटेशनल मोशन। मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स मैंने करवा दिए हैं, इतने ही हमें करने हैं। अच्छा, आप जो एनडीए के हैं उनको भी पता है सिलेबस कितना वास्ट है फिजिक्स का, है ना, 11th और 12th पूरी है, तो प्रोबेबिलिटी का खेल है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है आने की, क्योंकि एक चैप्टर बड़ा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे लगभग अगर टॉपिक वाइज भी देखूँ, लगभग 40 टॉपिक है, 35 से 40 टॉपिक, और उस 35 से 40 टॉपिक में आपके क्वेश्चन आते हैं 20 या 21 या कभी 20 से 24 के, एनडीए की बात अगर करूँ तो 20 से 25 के बीच में ही चलते हैं, ना तो कभी इससे ज़्यादा ना इससे कम। अब आप प्रोबेबिलिटी लगा लो किस चैप्टर में से क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो इसीलिए अपन का जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है, तो अपन को सबको उतना ही पढ़ना है जो हमारा इंपॉर्टेंट है। पीएचडी नहीं करनी है इस चैप्टर में, पता लगा वहाँ करके चला गया, वहाँ एक क्वेश्चन नहीं आया इसका, ऊपर भी मतलब ऐसा में नहीं पढ़ना, ऊपर ही रह जाए, वो ऊपर आ गया ना, वो गर्म होने की वजह से ऊपर चला गया, फिर नीचे ही नहीं आ रहा, वो इतना भी नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, ठीक है, मतलब भूलो नहीं। पर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। आरएक्स ग्रुप में भी सेम वही चीज़ है ना, 25 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। सभी अपना ध्यान रखना, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।